नमस्कार दोस्तों। आज हम आरबीएसई कक्षा 6 की कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 1 कंप्यूटर का इतिहास के अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही आसान और रोचक तरीके से हल करने वाले हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम इस पूरे अध्याय के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको यह अध्याय पूरी तरह से क्लियर हो जाए और कोई भी टॉपिक बाकी ना रहे। ये वीडियो न सिर्फ आपके परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको कंप्यूटर के इतिहास को भी एकदम सरल भाषा में समझा देगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और हर प्रश्न को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक हैं। सही उत्तर है विकल्प डी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक महान अंग्रेज वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिन्हें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। उन्होंने पहली बार ऐसी मशीन बनाने का विचार प्रस्तुत किया जो बिना गलती के स्वतः गणना कर सके। उस समय लोग सभी गणनाएं हाथ से करते थे, जिससे अक्सर गलतियां आम हो जाती थीं। इस समस्या को दूर करने के लिए बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक मशीन का निर्माण शुरू किया, जो गणितीय गणनाएं करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने 1833 में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया, जो बहुत उन्नत मशीन थी और इसमें आधुनिक कंप्यूटर के सभी मुख्य भाग जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट की व्यवस्था शामिल थी। ये मशीन पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन इसका विचार आज के कंप्यूटर की नींव बन गया। चार्ल्स बेबेज के इन महत्वपूर्ण योगदानों के कारण ही उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। सही उत्तर है विकल्प सी, CDC 3600। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, जो कांच के बड़े बल्ब जैसे होते थे। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे और कंप्यूटर एक बड़े कमरे जितना बड़ा होता था। लेकिन दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964 में एक बड़ा चमत्कार हुआ, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ट्रांजिस्टर बिजली के एक छोटे से बटन जैसा था, जिसने बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली। इसी वजह से दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहले से बहुत छोटे, तेज और कम बिजली खर्च करने वाले बन गए। जैसे आज हमारे पास अलग अलग कंपनियों के फोन होते हैं, जैसे सैमसंग या आईफोन, वैसे ही उस समय CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उनका बनाया हुआ CDC 3600 मॉडल उस समय का सबसे ताकतवर और मशहूर कंप्यूटर माना जाता था। अगला प्रश्न है, गणना करने का सबसे प्राचीन उपकरण है। सही उत्तर है विकल्प सी, एबेकस। इसे सबसे पहले मेसोपोटामिया में बनाया गया और बाद में चीन में इसे अबेकस तथा जापान में सोरोबान कहा गया। यह लकड़ी का एक चौकोर ढांचा होता है, जिसमें लोहे की पतली छड़ें लगी होती हैं। इन छड़ों में रंग बिरंगे मोती पिरोए होते हैं। इन मोतियों को ऊपर नीचे खिसकाकर बहुत तेजी से जोड़, घटाव, गुणा और भाग किया जा सकता है। अबेकस का उपयोग आज भी छोटे बच्चों को गणना सिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे गणित को आसानी से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? सही उत्तर है विकल्प सी, 5। कंप्यूटर के विकास को समझने के लिए इसे 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है और हर पीढ़ी में कंप्यूटर में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलते हैं। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, जिनका आकार बहुत बड़ा और गति धीमी होती थी। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी 1955 से 1964 में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय बने। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1975 में आईसी का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा तथा गति और अधिक तेज हो गई। इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी 1975 से 1989 में VLSI तकनीक और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर बहुत छोटे, शक्तिशाली और सस्ते हो गए। वर्तमान समय में हम पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक के कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर अधिक उन्नत, तेज और उपयोगी बनते गए हैं। ओके, अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया? सही उत्तर है विकल्प बी, द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होते थे, जो कांच के बड़े बल्बों जैसे दिखते थे। ये बल्ब बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत ज्यादा बिजली खाते थे और अक्सर फ्यूज हो जाते थे, जिससे कंप्यूटर बार बार खराब हो जाता था। 1950 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान निकाला और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया। आइए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है,
कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग भी किया जा रहा है? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया जा रहा है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर वे हैं जो आज हम देख रहे हैं और जो भविष्य में आएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन से कंप्यूटर शून्य और एक अंकों पर कार्य करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर शून्य और एक अंकों पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझता, वह केवल बिजली के संकेतों को समझता है, या तो बिजली ऑन है या ऑफ। इसे बाइनरी भाषा कहते हैं। यहाँ एक का मतलब है ऑन और शून्य का मतलब है ऑफ। अगला प्रश्न है, जापानी लोगों द्वारा एबेकस को क्या कहा गया? जापानी लोगों द्वारा एबेकस को सोरोबान कहा गया। जैसे एक ही फल को हम हिंदी में आम कहते हैं और अंग्रेजी में मैंगो, वैसे ही गणना करने वाले इस लकड़ी के फ्रेम को जापान में सोरोबान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप एक माइक्रो और पोर्टेबल कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है। इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसी भी कहते हैं। पोर्टेबल शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसका अर्थ है कि इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और यह बैटरी से भी चल सकता है। ओके, आइए अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर होते हैं। इनकी गति को मापने के लिए हम फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड का उपयोग करते हैं। जितना अधिक फ्लॉप्स होगा, कंप्यूटर उतनी ही तेजी से काम करेगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण लिखिए। पैराम, क्रे, एनईसी और सीडीसी सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पैराम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे पुणे में बनाया गया था। इसके अलावा आज भारत के पास प्रत्युष और मिहिर जैसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर भी हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल किस प्रकार के होते हैं? डिजिटल सिग्नल असतत प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ है कि ये सिग्नल लगातार नहीं होते बल्कि निश्चित मानों में ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सिग्नल केवल दो रूपों में होते हैं, शून्य और एक, जिन्हें बाइनरी संख्या कहा जाता है। ओके, शून्य का मतलब बंद और एक का मतलब चालू होता है। इसी आधार पर कंप्यूटर सभी गणनाएं और कार्य करता है। इसलिए डिजिटल सिग्नल स्पष्ट, सटीक और विश्वसनीय होते हैं और इन्हीं के कारण आधुनिक कंप्यूटर तेज और सही परिणाम दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? आईसी का उपयोग कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में किया गया था। पहले के कंप्यूटरों में हजारों अलग अलग पुर्जे लगे होते थे जो बहुत जगह घेरते थे। वैज्ञानिकों ने उन हजारों पुर्जों को एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट पर समेट दिया। अगला प्रश्न है, वीएलएसआई का पूरा नाम क्या है? वीएलएसआई का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। ये चौथी पीढ़ी की तकनीक है जिसने कंप्यूटर को और भी छोटा और शक्तिशाली बना दिया। आइए अब अंतिम 5 प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं। पहला प्रश्न है, मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में लिखिए। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े, शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग बड़े संगठनों और संस्थानों में किया जाता है। इनकी मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये एक साथ कई उपयोगकर्ताओं का काम संभाल सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर बहुत तेज गति से बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, बीमा कंपनियों और बड़े अनुसंधान संस्थानों में किया जाता है। ये कंप्यूटर महंगे होते हैं लेकिन बड़े स्तर के कार्यों को आसानी से और तेजी से करने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ने पर क्या-क्या बदलाव आए? शुरुआती समय में कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के होते थे और एक पूरे कमरे जितनी जगह घेर लेते थे, लेकिन नई पीढ़ियों के साथ उनका आकार छोटा होता गया और आज वे मोबाइल जैसे छोटे उपकरणों में भी उपलब्ध हैं। पहले कंप्यूटर की गति बहुत धीमी होती थी, जबकि अब वे बहुत तेज गति से काम करते हैं। पहले कंप्यूटर अधिक बिजली खर्च करते थे और जल्दी गर्म हो जाते थे, लेकिन अब वे कम बिजली में अधिक कुशलता से कार्य करते हैं। समय के साथ उनकी कीमत भी कम हो गई है, जिससे वे आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। इसके अलावा उनकी मेमोरी और डेटा संग्रहण क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार हर नई पीढ़ी के साथ कंप्यूटर अधिक तेज, छोटे, सस्ते और उपयोगी बनते गए हैं। अगला प्रश्न है, पास्कलाइन के बारे में लिखिए। पास्कलाइन को दुनिया का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर माना जाता है। इसका आविष्कार एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। यह मशीन दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और बहुत आसानी से जोड़ और घटाव कर सकती थी।
अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसे बनाने में कई चक्रों, गरारियों और बेलनों का उपयोग किया गया था। आपने अपनी कार या बाइक में ओडोमीटर देखा होगा जो अंकों के जरिए बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। पास्कलाइन भी बिल्कुल उसी तरह काम करता था। आगे चलकर जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटफ्रीड लिबनीज ने पास्कल की इस मशीन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके इन बदलावों की वजह से इस मशीन से गुणा और भाग करना भी संभव हो गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय 1955 से 1964 तक माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में बहुत बड़ी और भारी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी में वैज्ञानिकों ने उसकी जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करना शुरू किया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। ट्रांजिस्टर के उपयोग की वजह से कंप्यूटर का आकार पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर में तापमान की समस्या बहुत हद तक कम हो गई। इन कंप्यूटरों में डेटा को याद रखने यानी भंडारण की क्षमता भी अरज गई और ये पहले से कहीं ज्यादा तीव्र गति से काम करने लगे। क्योंकि ये आकार में छोटे थे और इनमें नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इनकी कीमत भी पहली पीढ़ी के मुकाबले कम हो गई थी। इस पीढ़ी के प्रसिद्ध कंप्यूटरों के नाम DC 3600, IBM 700 सीरीज और IBM 1400 सीरीज हैं। अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताइए। एनालॉग कंप्यूटर वे मशीनें हैं जिनका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि तापमान, दबाव, लंबाई या बिजली का बहाव। उदाहरण के लिए जब डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या जब आप गाड़ी की रफ्तार देखते हैं, तो वहां यही तकनीक काम आती है। इन कंप्यूटरों के संकेत सतत होते हैं। एनालॉग संकेत लगातार बदलते रहते हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा, जैसे 0 या 1, नहीं होती। ये कंप्यूटर किसी एक खास काम को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर जो सुई से रफ्तार बताता है और सुई वाली हाथ की घड़ियां एनालॉग कंप्यूटर के सबसे सामान्य उदाहरण हैं। कार्य के आधार पर कंप्यूटर के जो 3 प्रकार एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं, उनमें से एनालॉग कंप्यूटर वह है जो अंकों के बजाय मापन पर ध्यान देता है। तो दोस्तों, आज हमने आरबीएसई कक्षा 6 कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 1 कंप्यूटर का इतिहास के सभी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। उम्मीद है कि अब आपको इस अध्याय से जुड़ा हर कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस अध्याय में कहीं भी कोई डाउट है या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो उसे नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो उस टॉपिक पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह क्लियर समझ आ सके। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में मदद मिल सके। और ऐसे ही आसान और समझने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल सरजीत सिंप्लीफाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।